हेलो। कैसे हो आप लोग? ठीक हैं? आजकल एग्जाम का टाइम आ रहा है, बहुत प्रेशर हो रहा है। बहुत सारा कॉल्स आता है कि सर किस तरीके से पढ़ें। मैं आगे बढ़ने से पहले, बायोलॉजी पढ़ाने से बायोलॉजी पढ़ाने से पहले मैं एक एक मिनट का स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक पेरेंट अपने बच्चे के साथ आते हैं और कहते हैं कि सर ये बायोलॉजी पढ़ती नहीं है। मैंने कहा ठीक करती है, बायोलॉजी पढ़ती नहीं है तो इसमें बुरा क्या बात है, सही कर रही है, बायोलॉजी नहीं पढ़ती है। बोले कि सर आप क्या बात कर रहे हो, मुझे लगा कि आप मोटिवेट करोगे और आप ऊपर से यही बोल रहे हो कि नहीं पढ़ती है तो कोई बात नहीं। सच्चाई क्या है? बायोलॉजी पढ़ने का चीज ही नहीं है बेटे ना। मैं तो कभी नहीं प्रेफर करता कि बायोलॉजी पढ़ो, और दिमाग से तो कभी ना पढ़ो। क्यों? क्योंकि दिमाग से पढ़ोगे ना तो भूल जाओगे। दिल से पढ़ो। बायोलॉजी पढ़ने का चीज नहीं है। क्या बताया? पढ़ने का चीज नहीं है, जीने का चीज है। जीने का चीज। वो पेरेंट बोलते हैं कि सर बायोलॉजी से इसे नफरत है। मैंने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, एक महीने के बाद आकर के आप मिलना और फिर बताना कि क्या बायोलॉजी पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। ठीक है? तो सच्चाई ये है कि स्टूडेंट के मन में ये कंसेप्ट है कि बायोलॉजी है बेवफा और रात पढ़ो दिन सफा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर, ये डिपेंड करता है उसके ऊपर जो आपको बायोलॉजी पढ़ा रहा है। अगर मैं थ्री इडियट के वायरस की तरह पढ़ाऊं ना तो कभी नहीं आएगा समझ में, और मैं उसी को मैं आपके अंदर घुसा दूं। आप अंदर कोई भी सब्जेक्ट आपके अंदर कब घुसेगा? जब आप के सामने उस तरीके से प्रेजेंट किया गया हो। आप मूवी को कभी भूल पाते हो क्या? बाहुबली में बाहुबली को किसने मारा? कटप्पा। कभी नहीं भूलोगे। जो मूवी देखते हो वो कभी नहीं भूलते। इसलिए जीना सीखो। अगर जीना सीख लिया बायो में तो समझ लो कभी नहीं भूलोगे। एक बार पढ़ लिया तो हमेशा के लिए अपना, हमेशा के लिए अपना। तो पढ़ने के ऊपर और टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका रिटेंशन कितना होगा, आप कितनी देर तक रिटेन कर पाते हैं। वो मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं किस तरीके से प्रेजेंट करता हूं। अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभी मैं एक एग्जांपल दे करके बायोलॉजी का एक टॉपिक उठा करके मैं पढ़ाता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से बायोलॉजी पढ़ा जाता है, किस तरीके से ये यहां नहीं यहां आ जाता है। ये सारी चीजें को भी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक झलक कि आखिर ये क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम आज एक बायोलॉजी का टॉपिक। बायोलॉजी का एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वो स्टार्ट करते हैं उसमें से थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के बारे में, ये जो थायराइड ग्लैंड है इसके बारे में आपको मालूम है कि बायोलॉजी में ये कहां आएगा? तो बायोलॉजी में ये
एंडोक्राइनोलॉजी में एक चैप्टर है जिसको कहते हैं केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी केमिकल कंट्रोल एंड नेशन में हम बहुत सारे ग्लैंड्स को पढ़ते हैं, उसमें से एक ग्लैंड है आपका थायराइड ग्लैंड। इसको हम पढ़ेंगे और इसको हम देखेंगे कि किस तरीके से हम समझते हैं, किस तरीके से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इससे। स्टार्ट करते हैं, सॉरी कि मैं यहां से इरेज कर देता हूं। तो हमने बताया थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले इसमें क्या जानना है? सबसे पहले यह जानना है कि थायराइड ग्लैंड आखिर करता क्या है, हमारे लाइफ से कैसे जुड़ा हुआ है। अगर हम अपने लाइफ से इसको एसोसिएट करके नहीं देखेंगे तो पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आपको मालूम है ये जो थायराइड ग्लैंड है कहां होता है? ये नेक रीजन। बाबा रामदेव बहुत इस पे फोकस करते हैं, कहते हैं कि इसको इस तरीके से किया करो, इस पार्ट को ऐसे किया करो। क्यों? क्योंकि यहां पे थायराइड ग्लैंड है, उसको उसके टिश्यू को एक्टिवेट करने का काम करते हैं, सर्कुलेशन फास्ट होगा। क्योंकि थायराइड ग्लैंड सेकेंड लार्जेस्ट वैस्कुलर ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड के बाद। यानी एड्रिनल ग्लैंड के बाद मैंने ये बताया कि एड्रिनल ग्लैंड के बाद जो सबसे आफ्टर एड्रिनल ग्लैंड जो सबसे ज्यादा वैस्कुलर है वो है थायराइड, हाईली वैस्कुलर। मतलब ये है कि थायराइड ग्लैंड के फॉलिकल्स के चारों तरफ ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वेजल्स बहुत ज्यादा है और वो वहां से लेन देन करते रहता है। हमें यह समझना है कि ये जो थायराइड ग्लैंड है इससे एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन को T4 भी बोलते हैं, थायरोक्सिन हार्मोन को T4 भी बोलते हैं। T4 मैं समझाऊंगा आगे चल के, T3 क्या है, T4 क्या है, कैसे बनता है, T1 क्या है, T2 क्या है, हर चीज के बारे में हम जानेंगे, हर चीज के बारे में हम समझेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो T4 जो थायरोक्सिन हार्मोन है इसको हम पर्सनालिटी हार्मोन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पर्सनालिटी हार्मोन? आखिर क्यों कहते हैं इसको? इसलिए बोलते हैं पर्सनालिटी हार्मोन क्योंकि इसके वजह से मेंटल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट होता है। और इतना ही नहीं, बीएमआर को भी कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। बीएमआर क्या है? बेसल मेटाबॉलिक रेट। मजे की बात एक चीज है, आप ध्यान से सुनो कि अगर इसका लेवल
नॉर्मल है हमारे बॉडी में, अगर इसका लेवल नॉर्मल है तो ये एनाबॉलिक का काम करेगा। लेकिन अगर हमारे बॉडी में इसका लेवल एक्सेस हो जाएगा ना, तो ये कैटाबॉलिक का काम करेगा, ये कैटाबॉलिक का काम करेगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक क्या है। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सब आपस में एक मेटाबॉलिज्म करता है, उसमें कुछ एनाबॉलिज्म होता है, कुछ कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है छोटे छोटे चीज को जोड़ करके बड़ा बनाना, और कैटाबॉलिक का मतलब होता है बड़े चीज को तोड़ करके छोटा बनाना। तोड़ने का काम कैटाबॉलिक एक्टिविटी और जोड़ने का काम एनाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये हार्मोन ऐसा हार्मोन है जो कि आपके लिए अगर नॉर्मल है तो एनाबॉलिक का काम करेगा, एक्सेस है तो कैटाबॉलिक का। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इसका नेचर क्या है, थायरॉक्सिन हार्मोन का नेचर क्या है, एनाबॉलिक है, कैटाबॉलिक है, दोनों है या कुछ भी नहीं है। स्टूडेंट परेशान, दोनों नॉर्मल लेवल में एनाबॉलिक और एक्सेस में कैटाबॉलिक। तो हमने ये बताया कि इसका जो अल्टीमेटली जो हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है वो मेंटल इफेक्ट भी पड़ता है और फिजिकल इफेक्ट भी, और बीएमआर को भी रेगुलेट करता है। तो तीन चीज मैंने बता दिया, तीन चीज हमने इफेक्ट कहां कहां हो रहा है। तो हमने बता दिया कि ये मेंटल इफेक्ट भी है, फिजिकल इफेक्ट भी है, इसीलिए इसको हम पर्सनालिटी हार्मोन भी बोलते हैं। आप अपने डेली रूटीन में, अपने सोसाइटी में देखते होंगे कि कुछ बहुत मोटी हो जाती है, ऐसे चलने में भी दिक्कत हो जाती, और कुछ पतला हमसे भी ज्यादा बल्जिंग होता है। ये सब थायराइड ग्लैंड का एक इफेक्ट। मैंने क्या बताया, अगर एक्सेस थायरॉक्सिन हार्मोन निकल गया ना तो कैटाबॉलिक का काम करेगा, वो दुबला करते जाला चले जाएगा, धीरे 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 और दुबला पतला होते चला जाएगा, और जब इसका लेवल लो होगा तो धीरे 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 मोटी होती चली जाएगी। कहती है कि मैं बहुत कम खाती हूं, उसके बाद भी पता नहीं वेट क्यों बढ़ते रहते। सब इसका इफेक्ट है, सब इसी थायराइड ग्लैंड की कृपा है। आप इसी के कृपा के अंदर दबे तले हैं, आपको यह समझना पड़ेगा। तो अब आपको यह समझ में आ चुका होगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं। अभी तक सिर्फ इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है, लेकिन इस इंट्रोडक्शन के अंदर ही मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को इन्वॉल्व कर लिया। अब स्टार्ट करेंगे इसका। अभी ये कास्टिंग था, मूवी का कास्टिंग। अब देखेंगे कि ये कैसे स्टार्ट होगा, और इसी कास्टिंग के अंदर हमने ये भी देख लिया कि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, थायरॉक्सिन हार्मोन को हम T4 कहते हैं, ये भी क्वेश्चन है। और उसके बाद इसका इफेक्ट किस पे होता है, नॉर्मल लेवल में क्या होता है, हायर लेवल में क्या होता है, नेचर क्या है। अब हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है।
तो देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना क्या क्या है। हमें सबसे पहले इस थायराइड ग्लैंड में जो जानना है वो जानना है इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन, उसके बाद जानना है लोकेशन, उसके बाद जानना है स्ट्रक्चर, उसके बाद जानना है थायरॉक्सिन हार्मोन का फॉर्मेशन, उसके बाद जानना है थायरॉक्सिन हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन, और उसके बाद जानना है डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, और लास्ट में जानना है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट अगर जान ले तो बहुत अच्छी बात है, थ्योरेटिकल वे में, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं। यानी इतने टॉपिक को अगर हम जान लेंगे, समझ लेंगे, तो समझो कि आपका थायराइड ग्लैंड कंप्लीट हो गया। और अगर नहीं तो कंप्लीट नहीं है, आप मात खा जाओगे। इंट्रो हमने कर लिया है, ये इंट्रो हमने कर लिया। अब हमें जानना है लोकेशन। लोकेशन हमने बताया नहीं, अभी तक नहीं बताया लोकेशन। मैं सिर्फ हिंट दिया कि ये कहां है, नेक रीजन में। नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड है। बाबा रामदेव का एग्जांपल मैंने दिया था ना कि नेक रीजन को इसे कहते हैं करने के लिए, थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करते हैं करने के। ये थायराइड ग्लैंड जैसे इस तरीके से ऐसे, ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है, और ये बीच में जो कनेक्शन है ना, इसको कहते हैं इस्थमस। यानी इसका लोकेशन किधर हुआ, लोकेशन हुआ नेक रीजन में। कहां, आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया। आइदर साइड ऑफ ट्रेकिया, ट्रेकिया के दोनों साइड। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं, एंटीरियर टू द लैरिंग्स, लैरिंग्स के एंटीरियर में है। यानी अब आप समझ सकते हो कि इसके लोकेशन से भी बहुत सारा क्वेश्चन बन गए कि कहां है, नेक रीजन में है, बिल्कुल सही बात है। कहां है, आइदर साइड ऑफ द ट्रेकिया, बिल्कुल सही बात है। कहां है, एंटीरियर टू लैरिंग्स, बिल्कुल सही बात है। और मैंने यह भी बता दिया कि ये जो इसका इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, जो कि ये इस्थमस है। ये क्या है, ये इस्थमस है। इस्थमस क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो कि थायराइड ग्लैंड के दो लोब को जोड़ करके रखता है। मैंने क्या बताया, ऐसे किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा क्या चाहते हो, मैंने कहा लो बी एक्टिव, ये लो, यहां से निकाल के ले लो थायराइड ग्लैंड। और क्या है, दो लोब है, ये दो लोब
इस्थमस से जुड़ा हुआ है। और इस दोनों लोब्स के बीच में ये देखो, ये फॉलिकुलर सेल्स है। क्या है? फॉलिकुलर सेल। इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर सेल। इसके बीच में कुछ और भी है क्या? तो है जी। इसके बीच में क्या है मैं बताता हूं। इसके बीच में थोड़ा थोड़ा देखो, ये छोटा 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 छोटा, ये एस्ट्रोमल टिश्यू में पैराफॉलिकुलर, एस्ट्रोमल टिश्यू में पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो ये क्या हो गया? ये हुआ पैराफॉलिकुलर सेल। आपको समझ में आ गया होगा कि फॉलिकुलर सेल्स के चारों तरफ जो घूम घूम के है वही है पैरा। आपको ये बता दूं, आपको देखने में ये कैसा लगता है? अच्छा ये बताओ, मैंने किसी से पूछा, ये बता देखने में कैसा लगता है? तो उसने बोला कि सर मुझे तो देखने में बटरफ्लाई जैसा लग रहा। मैंने कहा बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, देखने में बटरफ्लाई। किसी ने बोला कि तुम्हें कैसा लगता है देखने में? तो किसी ने बोला कि सर मुझे तो ये एच शेप का लग रहा है। बिल्कुल सही है, ये एच शेप का भी है, ये बटरफ्लाई जैसा भी है। और मजे की बात है, पते की बात है क्या कि ये लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। अच्छा ये बताओ तुम लोग, यहां तक समझ में आ गया? मैं नॉर्मली स्टूडेंट से पूछता हूं, समझ में आया जी? हाँ। मैंने सच बोल रहे हो? हाँ जी। सही बोल रहे हो? हाँ जी। अपनी कसम? हाँ जी। बिल्कुल समझता। मैंने कहा चल माफ किया, तुम्हें समझ में आ गया, अच्छी बात। तो मैंने ये बता दिया अभी तक कि थायराइड ग्लैंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो इस्थमस से कनेक्टेड है। उसके दो लोब, एक लोब इधर एक लोब इधर, दोनों बीच में कनेक्टेड। इस तरीके से कनेक्शन बना हुआ है, इस्थमस से कनेक्टेड है, कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड है, कनेक्शन बना हुआ इस तरीके से कि एच शेप जैसा दिख रहा है। और इसी को, जैसे ये, इसी को हमने घुमा दिया तो इस साइड में क्या है मालूम है? इस साइड में अलग ग्लैंड है, पैराथायरॉइड ग्लैंड। डॉर्सल साइड में थायराइड ग्लैंड और इस साइड में पैराथायरॉइड ग्लैंड अलग है। तो समझ में आ ही गया। हम देखेंगे पैराथायरॉइड ग्लैंड का चार होते हैं, जब उसकी बारी आएगी तब हम उस टाइम में उसका डिस्कशन करेंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि यह जो फॉलिकुलर सेल्स है अभी तक इसी से T4 थायरॉक्सिन हार्मोन और T3 निकलता है। और यह जो पैराफॉलिकुलर सेल्स है इसी से क्या निकलता है? इसको सी सेल भी कहते हैं। और इससे क्या निकलता है? कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये जो कैल्सिटोनिन हार्मोन है ना, क्या करता है मालूम है? यही कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कहां से कम करेगा? बता सकते हो? कहां से कम करेगा? अरे ब्लड से कम करेगा। यानी ये हाइपोकैल्सीमिक इन नेचर होता है। मैंने क्या बताया? हाइपोकैल्सीमिक इन
नेचर। मतलब क्वेश्चन है कि जो ब्लड से कैल्शियम के लेवल को कम करता हो उसको हाइपोकैल्सिमिक कहते हैं, और उसके लिए थायराइड ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है। थायराइड ग्लैंड का कौन सा सेल? सी सेल। कौन सा सेल? पैराफॉलिकुलर सेल्स। ऐसा सेल जो फॉलिकुलर सेल के चारों तरफ। उस इतना तक तो समझ में आ ही गया होगा। तो मन में ये क्वेश्चन आता है कि सर अगर हाइपोकैल्सेमिक नाम का कोई चीज है तो क्या हाइपर भी होता है कोई? तो बिल्कुल है जी, हाइपर भी है। क्या हाइपर है? कौन सा हाइपर है? यानी कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने वाला? तो बिल्कुल सही है। तो उसको बढ़ाने वाला भी होता है पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। सिंपल सही लैंग्वेज में, सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में पैराथायरॉइड बोलते हैं। यानी पीटीएच हार्मोन जो होता है, पीटीएच हार्मोन जो होता है पैराथायरॉइड हार्मोन, ये पैराथायरॉइड हार्मोन जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से रिलीज होता है वो हाइपरकैल्सिमिक, हाइपरकैल्सिमिक। तो आपको इतना समझ में आ गया। मैं आपको एक बेसिक चीज मैं बता रहा हूं कि ये जो थायरॉक्सिन बनता है, और जिस थायरॉक्सिन का इतना बड़ा मैंने काम बताया है, आखिर इसको बनने के लिए क्या क्या चाहिए, आखिर ये अपनी रिक्वायरमेंट कहां से पूरा करता है और ये कहां बनता है, हम इसको अगर निकाल करके देखेंगे एक फॉलिकुलर सेल्स को तब समझ में आएगा। एक फॉलिकुलर सेल्स को अगर हम निकाल करके देखें तब समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, तो अभी हम एक निकाल करके देखते हैं कि वाकई में ये फॉलिकुलर सेल्स कैसा है। मैं इस फॉलिकुलर सेल्स को निकाल लेता हूं। ब्लू कलर से मैंने फॉलिकुलर सेल बनाया है, यहां पे मैं ब्लू कलर ही ले लेता हूं। ठीक है, और ये चलो मैंने ब्लू कलर ले लिया और ये इस तरीके से हमने फॉलिकुलर सेल बना दिया। तो ये जो फॉलिकुलर सेल हमने बनाया, इस फॉलिकुलर सेल्स के मैंने क्या बताया था, हाईली वेस्कुलर है। मतलब ये कि इसके चारों तरफ ब्लड वेजल्स है सराउंडेड। ये देख लो, इस तरीके से ब्लड वेजल्स सराउंडेड है चार तरफ से। और अच्छे से हम डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यही इसमें ब्लड फ्लो हो रहा है। ब्लड में तो मालूम ही है कि ब्लड में बहुत सारी चीजें हैं। प्लाज्मा है, प्लाज्मा प्रोटीन, वाटर है, और क्या है, मिनरल्स है, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आयोडीन एसिड, HCO3 बाइकार्बोनेट, बहुत सारी चीजें हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस फॉलिकुलर सेल से ये सारी चीजें एक्सचेंज होते रहता है। और हमें जो T4 बनाना होता है, इसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट मैं समझता हूं कि बेसिक रिक्वायरमेंट इसका क्या है। बेसिक रिक्वायर्ड थिंग्स क्या है? आयोडीन और टायरोसिन प्रोटीन। ये जो थायराइड ग्लैंड का फॉलिकुलर सेल्स है, इस फॉलिकुलर सेल्स के अंदर क्या है मालूम है? थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन।
और ये मैं एक चीज यहां पे मैंने मिस्टेक कर दिया है, ये आपको मैं यहां से ही रेज करता हूं, ये प्रोटीन नहीं, ये क्या है, ये है एमिनो एसिड। ये क्या है, ये है आपका एमिनो एसिड, ठीक है, ये एमिनो एसिड है। और इसके अंदर जो ये बना हुआ है ये क्या है, तो ये है अल्टीमेटली, ये है आपका 1 मिनट, ये क्या है, ये है थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। यही थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन यानी प्रोटीन है तो किससे बना होगा, एमिनो एसिड से। और ये जो एमिनो एसिड है अल्टीमेटली ये एमिनो एसिड मिल करके क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। सिर्फ टायरोसिन ही एमिनो एसिड नहीं होता है, बहुत सारे एमिनो एसिड होते हैं। और जो आयोडीन होता है, आयोडीन आता है और टायरोसिन से मिलता है। अगर एक आयोडीन आएगा मोनोआइडो टायरोसिन, 2 आयोडीन आके मिलेगा तो डाई आइडो टायरोसिन, और 3 आयोडीन आकर के मिलेगा तो ट्राई आइडो टायरोसिन नहीं, क्या बनेगा, ट्राई आइडो थायरोनिन। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि एक आयोडीन मिला, ये मान लो कि ये क्या है, टायरोसिन, इससे एक आयोडीन आकर के मिल गया तो क्या बना, मोनोआइडो टायरोसिन। एक और इधर आके मिल लिया तो क्या बना, डाइआइडो टायरोसिन। फिर डाइआइडो टायरोसिन में एक और आके मिल लिया तो क्या बना, ट्राइआइडो थायरोनिन। और 2 डाइआइडो टायरोसिन मिल गया तो क्या बना, टेट्राआइडो थायरोनिन, और वही बना थायरॉक्सिन। सवाल यह है, मन में कोई क्वेश्चन उठ रहा है क्या, मन में एक क्वेश्चन उठता है कि सर आप जिस आयोडीन की बात कर रहे हो वो आयोडीन कहां से आया, हम तो आयोडीन नहीं आयोडाइज्ड सॉल्ट खाते हैं, वो आयोडाइड है, आयोडीन तो नहीं है। तो होता यह है कि यहां पे जीआईटी का मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये जीआईटी। जब हम खाना खाते हैं आयोडाइड सॉल्ट लेते हैं तो वो आयोडाइड अल्टीमेटली ब्लड वेजल्स के अंदर आता है और उसके बाद अल्टीमेटली ये क्या होता है, इस फॉलिकुलर सेल्स के अंदर आ जाता है और थायराइड पेरोक्सीडेज एंजाइम के वजह से क्या बन जाता है, ये आयोडाइड आयोडीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये अल्टीमेटली आखिर है क्या। हमने खाना खाया, बड़ी प्यार से मैं बोल रहा, हमने खाना खाया, अल्टीमेटली वो इसोफेगस से होते हुए, स्टमक से होते हुए, इंटेस्टाइन से होते हुए एब्जॉर्ब्ड हुआ, लिवर में गया, लिवर से इंफीरियर वेना कावा के थ्रू फिर अल्टीमेटली हार्ट में आया, फिर वो ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर वो ऑक्सीजनेटेड हो करके फिर हार्ट में आया, हार्ट से फिर निकल करके पूरे बॉडी में गया और पूरे बॉडी में जाने के चक्कर में फिर इसमें आ गया। और जब इसमें आया तो क्या होगा, आयोडाइड जैसे यहां आया फॉलिकुलर सेल्स के अंदर, पेरोक्सीडेज एंजाइम है उसने आयोडीन में कन्वर्ट कर दिया
और आयोडीन में जैसे ये कन्वर्ट किया, टायरोसिन के साथ मिला, तो धीरे धीरे 1 2 3 4 मिलते चला गया और थायरोक्सिन बना दिया। देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि बेटा इसको ना जियो। थायराइड ग्लैंड कोई अजूबा चीज है नहीं हमारे इधर, हम खाना खाते हैं। मैं अभी स्टार्टिंग में क्या बोला था कि एक स्टूडेंट अपने पेरेंट्स के साथ आती है, उसके पेरेंट बोलते हैं बायोलॉजी पढ़ने का मन नहीं करता, और 1 महीने के बाद वो फिर आती है और उसके पेरेंट उस समय बोलते हैं कि सर पता नहीं, अब ये पढ़ती नहीं, अब हमें भी पढ़ाती है, अब इसको इतना इंटरेस्ट आ गया, इतना मजा आने लगा। कहती है कि जब खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है कि खाना बकल कैविटी में होते हुए, इसोफेगस होते हुए जा रहा है, अब अंदर आ रहा है, अब इस तरीके से स्टमक माया, अब इंटेस्टाइन माया, अब इस तरीके से लीवर की ओर सर्कुलेट होकर के वो सारा चीज अब्जॉर्ब होकर के, मतलब पूरा एक वे बना लेता है। सांस लेती है तो ऐसा लगता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस गया, एल्वुलाइन हुआ, एक्सचेंज हुआ, कैसे किस तरीके से पूरा का पूरा वो समझ में आ जाता है। इस तरीके से पढ़ा जाता है। प्लांट को देखो तो प्लांट से प्यार हो जाता है कि किस तरीके से प्लांट की फिजियोलॉजी काम कर रहा है, नीचे से किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। मतलब जियो, जीना सीखो, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक बार जीना सीख गए ना, एक बार, बस जिंदगी की टेंशन खत्म। मैं कहता हूं 100% गारंटी के साथ, अगर कंसेप्ट के साथ सही तरीके से बायो को पढ़ना शुरू कर दें तो आपको समझ में आएगा आखिर ये कितना आनंद का चीज है। बायो में कुछ कुछ स्टूडेंट बोलता अब तो सप्ताह देखने लगे हैं जी, बहुत अच्छी बात, मजा आ जाएगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे रोकता हूं। आपको क्या करना है कि यहां तक जो मैंने बताया है ना, एक बार आंख बंद करके सबको विजुअलाइज कर लो, इस तरीके से विजुअलाइज कर लो आपको थायराइड ग्लैंड दिखना शुरू हो जाए और उसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन अटैच करना शुरू। एक टाइम आएगा आपकी नजर सीटी स्कैन हो जाएगा, स्कैन कर सकते हो पूरे सिस्टम को, पूरे प्लांट को स्कैन करके एक एक चीज देख सकते। लेकिन वही है, वैसा इंटरेस्ट के साथ पढ़ाने वाला। आप तो इनोसेंट हो, अगर आपको जिस तरीके से इनपुट किया जाता है आपके अंदर, वैसा ही इनपुट ये नजर आता है और वो ज्यादा दिनों तक रिटेन हो पाता है, ज्यादा दिनों तक रिटेन हो सकता है। आगे क्या बचा हुआ है? आगे बचा हुआ मैंने T3 T4 की फॉर्मेशन तक बताया। अगले क्लास में मैं इसका एक ओवरव्यू, आप कहेंगे तो पिक्चराइज करके स्लाइड के थ्रू मैं बता दूंगा कि देखो रियल महीने में ये थायराइड आनंद आएगा। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया। सच बताओ, समझ में आया? आ गया? बिल्कुल आ गया, कसम से बोल रहे मैं कि आप लोगों को समझ में। अगर नहीं समझ में आया हो तो कभी भी आप कमेंट कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है?
इसके साथ ही ओके बाय, इस उम्मीद के साथ कि अगले क्लास में फिर से मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए उमंग के साथ। कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है, इस उम्मीद के साथ। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय बाय। हेलो सर, बंद कर दीजिए।